वेलकम मेरे बच्चों अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बोधशिला के इस आर ओ की जो परीक्षा है उसमें मेरे बच्चों जो फ्री क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग विलोम का लिए थे और ये जो विलोम का चैप्टर हम लोगों ने लिया था मेरे बच्चों उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद विलोम का अभ्यास हम लोग इस प्रैक्टिस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा संस्था ने अपना रूटीन बनाया है कि सर्वप्रथम हम उद्धृत विषय का जो चैप्टर है, पाठ है, उस पाठ का जो कॉन्सेप्ट है, विषय सामग्री, उसका हम लोग सविस्तार हर बिंदु से परीक्षण, विश्लेषण, अध्ययन आदि करने के उपरांत उस पाठ से संबंधित, उस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर गौर किया जाएगा। तदुपरांत विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसी क्रम में आज का ये क्लास निर्मित हो रही है। अब इस अभ्यास में अगर देखा जाए मेरे बच्चों तो सबसे जो पहला हमारे बच्चों की समस्या आती है वह शब्दार्थ की, यानी विलोम में दिए गए शब्दों की अर्थबोधता का अभाव हमारे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। एक सामान्य सा विषय है बाबू, जब आप लोग शब्द के अर्थ से ही अपरिचित हैं तो उसका विलोम हो चाहे अनुलोम हो, यानी समानार्थ हो चाहे विलोमार्थ हो, हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? जब हमें शब्द के अर्थ का बोध होगा तो हम उसका अनुलोम और विलोम यानी समानार्थ और विपरीत अर्थ दोनों देने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुछ चुनिंदे शब्द जो विशेष करके हमारे बच्चों को बहुत हार्मफुल लगते हैं, उनका वो अर्थ नहीं समझ पाते, उनमें से विगत वर्षों के पूछे गए ऐसे प्रश्न जिनके बहुत ही क्लिष्ट या दुरूह अर्थ वाले शब्द जो सामान्य हमारी भाषा व्यापार में हमसे परिचित नहीं हैं, उनका मैं एक छोटा सा, अभी प्रारंभिक क्लास है, अभ्यास की पहली क्लास है, अतः इसको छोटा ही बनाने की हमारी कोशिश है। और उसमें मैं एक कुछ शब्द विगत वर्षों के प्रश्नों से निकाल करके लाया हूँ जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। हम उनका अर्थ पहले स्पष्ट कर दें। मेरे बच्चों, अगर इनके अर्थ की स्थिति में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर शब्द आता है मसृण। ठीक है, मसृण। अब इसका विलोम अगर देखेंगे तो क्या आएगा? रुक्ष। ये आपके सामने है। अब हमें जब पता होगा मसृण का मतलब हुआ मांसल, मोटा तगड़ा, थुल पूरा भारी भरकम शरीर वाला, मांस से चर्बी से भरा हुआ। ठीक है, ये इसका भाव है। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? मसृण। मसृण मतलब मोटा, ताजा, तगड़ा। अब यहां रुक्ष। रुक्ष का मतलब हुआ पतला दुबला, पतला दुबला, या यूं कह सकते हैं जिसको हम लोग ठेठ में कहते हैं मरियल, मरेल, डांगर, लकड़ाया हुआ, लकड़ी, इस तरह के
हम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर केवल हम भाव स्पष्ट करने के लिए अन्यान्य समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे किसी भी बोली क्षेत्र के हों तो वो इस मूल शब्द के अर्थ को अपने भावानुसार समझ सकें। तो यहाँ मसण का मतलब हो गया मेरे बच्चों रुक्ष। ये 2021, 20 और 18 में भी पूछे गए सवाल हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्कर्ष। जो हमारा ये बनेगा शब्द वो है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष में अगर देखेंगे तो उत प्रत्यय है मेरे बच्चों, ठीक है, उत्कर्ष। तो अब आप देखेंगे कैसे बन रहा है, तो ये बन रहा है उत प्लस कर्ष, ठीक। अब इनका पूरा अर्थ क्या निकला, उत्कर्ष। उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर की ओर चढ़ाना, यानी विकास या विस्तार, कई अर्थ में आएगा उत्कर्ष। लोग कहते हैं ना भाई आप उनका बच्चा तो बड़ा उत्कर्ष पर है। उत्कर्ष पर है मतलब बढ़ाव पर है, चढ़ाव पर है, उस विकास पर है, ये अर्थ आएगा। इसी का ठीक उल्टा क्या आ जाएगा, अपकर्ष। अब देखो मेरे बच्चा यहां हो गया अप, सॉरी अप प्लस कर्ष। अप माने क्या हो गया, बुरा। अप माने क्या होगा, बुरा या नीचे या गिरा, कोई भी आप अर्थ इसका निकाल सकते हैं। बुरा, नीचे, गिरा। कर्ष माने स्थिति की बता रहा था। उत्कर्ष का उल्टा क्या हो गया, अपकर्ष। यानी ये हो गया चढ़ाव, ये हो गया उतराव। ये चढ़ने का भाव देगा, उत्कर्ष का मतलब उन्नति का भाव देगा, और ये गिरने का भाव देगा, अवनति का भाव देगा। उत्कर्ष का मतलब अगर समानार्थ में देखेंगे तो ये उन्नत या उन्नति, ये हो जाएगा अवनति, यानी नीचे की ओर जाना। ये ऊपर की ओर जाना, ये नीचे की ओर जाना। तो उत्कर्ष और अपकर्ष का भाव ये आएगा आपके सामने। ये अधिकतर हमारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा गुमराह हो जाते हैं, और ऐसे क्लिष्ट शब्दों को जो उनके भाषा व्यापार में परिचित नहीं है, उनका अर्थबोध इसमें वो शिथिल होते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अर्वाचीन का प्राचीन, ये आप जानते होंगे बड़े आराम से, इस पर हम लोग नहीं करेंगे। आएंगे अब गौरव। गौरव का अगर मूल अर्थ आप देखोगे मेरे बच्चों, तो गौरव गुरुता से आता है। किससे आता है, गुरुता से। गुरुता मतलब बड़ा, ठीक। अब अगर हम इस शब्द पर ध्यान देंगे, गौरव पर, गौरव, गौरव निकलेगा किससे, गुरुता से। और गुरुता का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब इसका उल्टा हो जाएगा लाघव, और ये लाघव जो आएगा लघुता से आएगा। लघुता से, लघुता का मतलब छोटा, छोटा, और ये हो जाएगा लाघव। अब देखिए अगर गौरव का विपरीत क्या होगा, लाघव। गौरव का मतलब गुरुता से या बड़ा से है, या महान से भी है। गौरव माने महान भी होगा। इसका उल्टा लघुता से आ जाएगा, जिसका अर्थ है छोटा। इस छोटा से लाघव। लाघव एक जो इस तरह से आप लोग इंग्लिश वगैरह में कहते हैं ना कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमको विश्वविद्यालय लिखना है तो हम क्या करते हैं, V.V, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी को हम लघुता कहते हैं। MA है, मास्टर ऑफ आर्ट है, तो इसको हम क्या कर लिखते हैं, M और A। मास्टर ऑफ आर्ट न लिख करके M और A लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, लाघव हो गया, लघुता हो गया। ये लाघव शब्द कहाँ से आया, संस्कृत से आया। कब आया, जब प्रत्याहारों का निर्माण हुआ।
किसी वर्ण समूह के आदि और अंत के शब्दों को जोड़ते हैं तो लाघव बनता है। उसका मीनिंग निकलता है कि उस वर्ण समूह का जो प्रत्याहार है उसमें आने वाले सभी वर्णों का बोध, ये लाघव कहलाता है। जैसे मान लो कि आप संस्कृत में देखेंगे, आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में आप दीर्घ संधि पढ़ते हैं, दीर्घ संधि में क्या कहता है, अकः सवर्ण दीर्घ, तो अक प्रत्याहार है। अब यही अक लाघव है, यानी अ से क के बीच के सभी स्वरों का समूह, ये अक हो गया। अब अगर पूरा आप जानोगे तो क्या कहेगा ये, अयूण ऋक, अ और क, तो ये लाघव होता है। ठीक, तो यहाँ गौरव का अर्थ लाघव से है, यानी बड़ा का अर्थ छोटा से है। ये देखिए, बड़ा का अर्थ छोटा से है, बड़ा तो छोटा, यानी गौरव का लाघव, ये इसका आएगा। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चों नैसर्गिक। नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक यानी जो प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड, या यूं कह सकते हैं स्वयंभू, जनरेट बाय नेचर, उसी का आ जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी, बनाया गया, जो बाद में उसका अस्तित्व आया। आगे चलेंगे, अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का आप मीनिंग निकाल सकते हैं, मैं कृपा करना, दया करना, सहयोग करना, साथ देना, ये भी भाव आएंगे। इसका ठीक उल्टा क्या आ जाएगा, विग्रह। विग्रह माने क्रोप, ईर्ष्या, क्रोध, कोप, दूरी बनाना आदि भाव इसके साथ आएंगे। आवर्तक, अब देखो आवर्तक का क्या होगा, अनावर्तक। आवर्तक यानी चारों तरफ से, आ माने संपूर्ण, आ उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या है, संपूर्ण। जैसे आजीवन, आरक्षण, आ समुद्र यानी समुद्र तक, आ मरण मरने तक, तो आ का अर्थ होता है संपूर्ण, जो चारों तरफ से घेरे, वो क्या हो गया यहां पर, आवर्तक। आवर्तक में आ उपसर्ग है, इसी वर्तक में अन लगा देंगे, अन माने रहित, यानी घेराव से रहित, अवृत्त, जो वृत्त से घिरा न हो, तो आवर्तक क्या हो गया, अनावर्तक, यानी एक आवर्तक घिरा हुआ, अनावर्तक खुला हुआ, जो घिरा न हो, ये इसका भाव आएगा। निषिद्ध का विहित, अगर गौर से देखेंगे तो सिद्ध का निषिद्ध होगा, लेकिन निषिद्ध का विलोम विहित होगा। निषिद्ध का मतलब जो रोका गया हो, जहां जाना मना हो, और विहित यानी जहां जाने की आपको आज्ञा हो, जहां कोई बाधा न हो, कोई रुकाव न हो, कोई आदेश न उस पर पारित हो कि नहीं भैया आप ये निषिद्ध क्षेत्र है, ये विहित क्षेत्र। निषिद्ध क्षेत्र मतलब जिसमें आप नहीं जा सकते, आप पढ़ते भी होंगे, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, ये पढ़ते हैं ना, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, तो निषिद्ध क्षेत्र है। ठीक, जहां ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है, आप खुल्लम खुल्ला आ जा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, निषिद्ध का विहित क्षेत्र। यहाँ कोई रोक नहीं, कोई रुकावट नहीं, आप जा सकते हैं। इसी तरह स्तब्ध का चंचल हो जाएगा, ये आप क्लियर कर लेंगे। ऋजु, ऋजु माने होता है सीधा, ऋज का अर्थ क्या हुआ, सीधा। और इसी पर वक्र, वक्र का मतलब क्या हो गया, टेढ़ा। ऋजु माने सीधा और वक्र माने टेढ़ा, ये इसके भाव आएंगे। तृष्णा, तृष्णा यानी प्यास, वितृष्णा बिना प्यास के, तृष्णा माने प्यास, वितृष्णा यानी बिना प्यास के। अब इसको आप तृप्ति भी कह सकते हैं, तृष्णा का उल्टा क्या हो जाएगा, तृप्ति। ठीक, तृप्त होना, भरा पूरा होना। अब आपको कोई तृष्णा नहीं है, और यूं भी आप देखिए आपको प्यास लगेगी तो आप तृषार्त, त्रिसार्थ, प्यास से व्याकुल, तृषार्थ हो गए, यानी हमें तृष्णा है। और जब वो पानी भर लिए आप, एक बोतल दो बोतल आपने पी लिया, अब क्या हो गए आप, अब आप में तृष्णा है नहीं,
आप उल्टे क्या आ गई आप में? तृप्ति आ गई। तो तृष्णा का उल्टा तृप्ति भी आएगा। अगर परीक्षा में आपको तृष्णा का वितृष्णा की जगह तृप्ति दिया होगा और आप तृष्णा का वितृष्णा याद किए होंगे तो याद रखिएगा ये इसका समानार्थ हो जाता है, ये दोनों का अर्थ सेम होगा, यानी इसका तृष्णा का ये दोनों ही विपरीतार्थक होंगे। आगे चलते मेरे बच्चों। आविर्भूत प्रकट होना, भू माने पैदा होना, आविर्भूत माने प्रकट होना, और इसका उल्टा क्या होगा? तिरोभूत समाप्त होना, लुप्त हो जाना, मिट जाना आदि। अब इसके बाद अस्पृश्य यानी छूने योग, अस्पृश्य जिसे छुआ ना जा सके, उक्त जो कहा गया हो, अनुक्त जो कहने लायक न हो या जो कहा गया न हो। ठीक है, उक्त का मतलब कहा गया, अनुक्त का मतलब जो कहा गया नहीं हो। आवेशित यानी क्रोधित की स्थिति में, अनावेशित भी इसका विपरीत होगा और प्रसन्नता भी इसका विपरीत होगा। यदि कभी परीक्षा में आवेशित का प्रसन्न भी आ जाए और ठीक है, या आवेशित का अनावेशित है तो क्लियर आप याद किए होंगे, लेकिन इसका आप प्रसन्नता से भी जोड़ के देखिएगा, परीक्षा में आता है। अर्जन यानी कमाना, व्ययन खर्च करना, अर्जन माने कमाना, अव्ययन माने खर्च कर देना। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न यानी ढका हुआ, ये देखिए मैं पहले से लिखा हुआ। अप्रच्छन्न माने जो प्रकट हो, जो ढका हुआ न हो। ठीक, प्रच्छन्न, अप्रच्छन्न, ढका हुआ, ठीक, और जो ढका हुआ न हो। जबकि अगर देखा जाए प्रच्छन्न का सही भी विलोम क्या होगा? भग्न। प्रच्छन्न का सही विलोम क्या है? भग्न। भग्न माने खुला हुआ, अब प्रच्छन्न माने ढका हुआ। ठीक है, लेकिन चूंकि बार बार परीक्षा में हमने इसको देखा है, इसमें तो खैर डेट नहीं डाला हूं मैं, नहीं तो इस पर हर एक जितना आपके सामने है ये कम से कम अब तक 92 से अब तक ये हर परीक्षा में कम से कम 4-4, 5-5 बार पूछे गए शब्द हैं। इसीलिए हमने इतने का संग्रह किया, इतना इस पर समय लगा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं गुरु। अर्जन व्ययन, ये तो आपका हो गया, ये तो यहीं पर हो गया अर्जन और व्ययन। पाश्चात्य पौरस्त्य, पाश्चात्य मतलब पश्चिम से, पौरस्त्य मतलब पूरब से, इसका विपरीत हो गया। स्तुत्य, जिसकी बड़ाई किया जाए, जिसकी स्तुति किया जा सकता है, जिसके सम्मान में बहुत कुछ कहा जाए, वो स्तुत्य हो गया। और निंद्य, जिसकी निंदा की जाए, जिसकी बुराई की जाए, जिसकी शिकायत की जाए। तो यह स्तुत्य मतलब जो बड़ाई किया जाए, निंद मतलब जिसकी बुराई किया जाए या निंदा किया जाए। निंद मतलब निंदा होगा, स्तुत्य मतलब बड़ाई होगा। समष्टि का व्यष्टि, समष्टि का मतलब समस्त, अब व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, केवल सिंगल पर्सन, एक, वो व्यष्टि हो जाएगा। और जहां सबका बोध होगा वो समष्टि का अर्थ में आएगा। तो समष्टि और व्यष्टि यानी सामूहिक और एकल, ये अर्थ आप निकाल सकते, सामूहिक और एकल। परकीया स्वकीया, ये आता है। परकीया यानी दूसरे की पत्नी, स्वकीया यानी अपनी पत्नी। तो परकीया और स्वकीया ये शब्द बहुत ज़्यादा आपको रीतकालीन साहित्य में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार का काल है वो, श्रृंगार काल होने के कारण इस तरह की चीज़ों पर मतलब कि अत्यधिक वर्णन हुए हैं। और अब कभी अगर आप पढ़े होंगे रीतकाल, तो चाहे आलम को पढ़ें, देव को पढ़ें, बोधा को पढ़ें, बिहारी को पढ़ें, केशव को पढ़ें, किसी को भी पढ़ेंगे, वो चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, किसी भी स्थिति में आए या मुक्त हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषय उनका वही होता है। तो स्वकीया परकीया, स्वकीया मतलब अपनी खुद की नायिका, और परकीया का उल्टा स्वकीया, स्वकीया का उल्टा परकीया। परक्रिया मतलब दूसरे की नायिका, स्वकीया मतलब अपनी नायिका। अब लास्ट वाला है अपसरण। अपसरण का मतलब होता है पीछे हटना, उसका विपरीत होगा अभिसरण यानी आगे बढ़ना।
तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में भी और शब्द ले आएंगे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा मेरे बच्चों आपको, ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरह के कुछ विशेष शब्दावलियां हम लाएंगे। साथ में हम अगले नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों आप लोगों के सामने जो प्रचलित किताबें हैं, जो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा अपने अध्ययन में ले आते हैं, उन किताबों से, जैसे घटना चक्र है या आदित्य पब्लिकेशंस हैं या और भी बहुत सारे प्रकाशकों की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उन किताबों का भी मैं अध्ययन करूंगा। और उन किताबों में चाहे प्रिंट के कारण या किसी भी कारण यदि कोई एरर हो, जो एरर हमारे बच्चों की परीक्षा में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन एरर्स को या उससे संबंधित सावधानियों से आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा, लेकिन वह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को मेरे बच्चों में यही विराम दे रहा हूं। आप लोगों से एक आग्रह और करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार की तो बाबू हम निवेदन आपसे कर ही रहे हैं, जितना प्रचार प्रसार कर ले, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट में दे रहा हूँ बच्चों के परीक्षा हेतु, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और एक निवेदन और कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हों, वे बच्चे संस्था पर आकर के, ये टेढ़ी पुलिया जो कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया है यहाँ अलीगंज में, वहाँ पर ये संस्था है। मैं ऑफलाइन भी क्लास देता हूँ। अगर जो छात्र ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहता है उसका भी स्वागत है, हम उसे भी पढ़ाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन अभी व्याकरण तो चल जाएगा, लेकिन जब प्रयोजन मूलक हिंदी पर हम आएंगे, अब उस प्रयोजन मूलक हिंदी में जैसे अपठित है, पत्र है, सारांश है, संक्षेपण है, ये इत्यादि, तो ये चीज़ें बाबू यहाँ कितना मैं लिख पाऊँगा ठीक। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको 100 के 100% मटेरियल एकदम बना के आपके अनुकूल सजा बजा के आपको मैं प्रस्तुत कर सकूं। ठीक मेरे बच्चों, अब इसी के साथ इस क्लास को विराम करता हूं। धन्यवाद।